नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीय को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1883 में विलियम जोन्स नाम के सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों, कानूनों को उन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून
के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। भाषाविद किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। और चित्र एक देखते हैं। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ये देखो चित्र 3 देखते हैं। एक मिनट। हाँ, चित्र 3 देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्ट मार्केट 28 जब अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके तरफ एक पंडित और दूसरी तरफ एक नीचे बैठा मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते हैं और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाज और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होने चाहिए। ये देखो हेस्टिंग्स एक तरफ पंडित है एक तरफ मुंशी है। प्राच्यवादी किसे कहेंगे? ऐसे की भाषा और संस्कृति के ज्ञान रखने वाले लोग। मुंशी ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर यह सब आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या और कोई और संस्थान हो सकता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन थे? जेम्स मिल। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। अठारह सौ 30 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समुच्चय देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स विवरण
के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उस शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कोलकाता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवाद संस्थान प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1851 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। यह प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचि और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन पाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं हो रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए। चित्र 4 देखो, थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। स्रोत है ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारी होती है न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। स्रोत 2 यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोपीय श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। चित्र 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध थी। कंपनी को भय था कि प्रचार और गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षक प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। चित्र 7 कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षा लेने, बच्चों की हाजिरी लेने वाला कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियम का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशाला नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थे, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले
वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं के समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। आइए देखिए उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उसने अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क समझने की क्षमता दोनों विकसित होते हैं। चित्र 10 देखते हैं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे 1940। स्रोत 3, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क, भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का स्रोत विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे थे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न थे।
टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाह कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें। चित्र 11। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की शिक्षा व्यवस्था कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के शेष तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। चित्र 12। कोयम्बटूर के प्रचारक स्कूल में खोल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो विलियम जोन्स क्या आएगा? यह आएगा प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविंद्रनाथ टैगोर गुरु। टॉमस मैकाले क्या आएगा? यह आएगा टॉमस मैकाले आएगा अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी के क्या आएगा? ये थे नहीं, टॉमस मैकाले आएंगे। टॉमस मैकाले तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे थे। हाँ, टॉमस मैकाले तो अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रहे थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अपना निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए। तो क्या है? जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे।
हाँ, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1851 की शिक्षा संबंधी। 1851 की शिक्षा संबंधी इस पेज में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। नहीं, ऐसा नहीं कहा था इन्होंने। ठीक है, आत्मा मस्तिष्क की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना नहीं है, उन्होंने भी सख्त अनुशासन की बात नहीं की थी, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? क्योंकि भारतीय इतिहास दर्शन कानून का अध्ययन इसलिए जरूरी कि भारत को समझने के लिए प्राचीन कानून लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना जरूरी था। हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। जेम्स मिल और थॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? क्योंकि भारतीयों के विचारों को अंग्रेज के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। इनके अनुसार पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ अवैज्ञानिक है। इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। वे पश्चिमी विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते? क्योंकि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभव तथा व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है? क्योंकि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। पश्चिमी शिक्षा में विश्वराय है तथा यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। विदेशी भाषा बोलने वाली स्थानीय संस्कृति से गणना करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।